गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। संकल्प क्लासेस बाड़मेर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सामाजिक विकास के बारे में जो पढ़ाया था, उम्मीद करता हूं कि सामाजिक विकास क्या होता है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सामाजिक विकास और सामाजिक विकास के बाद आज का जो लाइव सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सामाजिक विकास के जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों को मैं समझाने जा रहा हूं और अच्छी तरह से समझ लो आप उसको। एक एक चीज़ उसके अंदर आपको समझ लेनी चाहिए कि सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांतों की मैं बात करने जा रहा हूं। मैं सिद्धांतों सामाजिक विकास सिद्धांत की बात करूं, पहला सिद्धांत मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत। अच्छा, एक सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बताओ किसने दिया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? बताइए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक, और सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड कहाँ के रहने वाले? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना, ऑस्ट्रिया। और जन्म स्थान तो इनका जर्मनी में है और कार्य क्षेत्र जो है इनका अमेरिका है। तो इनको जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, मैंने ये सिद्धांत तो आपको मनोसामाजिक समझा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसलिए बता रहा हूँ कि इनको जो है एरिक एरिक्सन को नव फ्रायडवादी माना जाता है। नव फ्रायडवादी माना जाता है। देखिए, फ्रायड शब्द तो यही होगा ना, सिगमंड फ्रायड, यानी कि फ्रायड के सिद्धांत जो दिया हुआ था, कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया हुआ है फ्रायड का, इसी को संशोधित किया है, इसी को कोई न कोई संशोधन किया गया है। इसलिए नव का मतलब बाद में नवीन कह सकते हैं। नवीन होगा तो सीधी सी बात है इनके बाद में होगा, सिगमंड फ्रायड के बाद में। नव फ्रायडवादी माना जाता है, अहम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अहम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अहम, देखिए यहां पर इन्होंने सब का प्रयोग किया, इन्होंने इदम, अहम और परम अहम। आज जो सिद्धांत है, आज सिद्धांत ये नहीं समझेंगे, आज तो इसी सिद्धांत को समझेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में भी आपको सामान्य जानकारी होगी, तो इससे आप तुलना कर रहे हैं। नव फ्रायडवादी माना जाता है, अहम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहां फिर बात को तुलना में लेते हैं, इन दोनों के सिद्धांत में समानता क्या है? देखिए, मनो शब्द इसमें भी आता है, मनो शब्द इसमें भी आता है। यहां मनो शब्द से मतलब है, यहां शब्द है मन, और ये मन। अब देखिए, मन के साथ में किसको जोड़ा गया है? यहां सामाजिक से समझ लीजिएगा समाज, सामाजिक से समाज, और मनोविश्लेषणात्मक, यहां पर मन का विश्लेषण के साथ साथ में इस सिद्धांत का दूसरा नाम है मनोलैंगिक सिद्धांत। इसमें इन्होंने ज्यादातर इसको जोड़ दिया, लैंगिक को जोड़ दिया, जिसमें एक
शब्द प्रयोग किया था लिबिडो, इसको जोड़ दिया गया। ऐसी स्थिति के अंदर इन्होंने कहा कि यह जो देखो, यह मन से संबंधित जो बात बताई गई, मन पर प्रभाव किसका पड़ रहा है, इसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और इसका खंडन करके ये जो नव फ्रायडवादी थे, उन्होंने अहम मनोविज्ञान, अहम का मतलब वास्तविकता होता है, वास्तविकता, मन पर किसके प्रभाव को बताया, बताओ आप बताओ, किसके प्रभाव को बताया, समाज के प्रभाव को बताया। देखिए यहां पर कितनी बढ़िया बात की, समाज, और यहां पर मनोलैंगिक। अब समझ जाइएगा कि इनके जो ये है ना मनोलैंगिक, इस तत्व का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने कहा केवल लिबिडो ही सब कुछ निर्धारक तत्व नहीं होता है, लिबिडो ही सब कुछ निर्धारक तत्व नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पड़ता है किसका, समाज का। अब यहां इसीलिए ये सिद्धांत जो दिया हुआ है, ये सिद्धांत सामाजिक संदर्भ में है, सिद्धांत दिया हुआ, यह सिद्धांत सामाजिक संदर्भ के अंदर दिया हुआ, सामाजिक संदर्भ में दिया हुआ। इनके द्वारा चाइल्डहुड एवं सोसाइटी, ध्यान से सुन लेना, चाइल्डहुड एवं सोसाइटी 1963 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक के अंदर अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था एरिक एरिक्सन के द्वारा। चाइल्डहुड एवं एंड सोसाइटी 1963 के अंदर ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। एरिक एरिक्सन जर्मनी के थे, अमेरिका इनका कार्य क्षेत्र है। नव फ्रायडवादी माने जाते हैं, अहम मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। मन और समाज की इन्होंने बात की थी। इसका मतलब इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक संदर्भ में दिया गया। सिद्धांत किस में दिया गया, सामाजिक संदर्भ के अंदर ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब समझते हैं कि ये सिद्धांत क्या है, इस पर समझते हैं थोड़ा, इससे समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ी सी बात को समझिएगा। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान कैसे बनाता है। एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी व्यक्तिगत पहचान कैसे बनाएगा, कहाँ रह करके, समाज में रह करके, समाज में रह करके व्यक्ति की अपनी पहचान कैसे बनाता है। यहाँ एक पहचान का कॉन्सेप्ट पर सबसे ज्यादा इन्होंने बात की थी। वो पहचान कैसे बनाएगा, कैसी व्यक्तिगत पहचान कैसे बनाता है, किसके साथ अंतःक्रिया करके, समाज के साथ अंतःक्रिया करके। जब वो व्यक्तिगत पहचान समाज के साथ अंतःक्रिया करके बनाता है, तब के उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं। इस चुनौती को इन्होंने संकट कहा, संकट। चुनौती को क्या कहा, संकट कहा। यह संकट कोई आफत नहीं है, कोई आफत नहीं है। संकट का मतलब ये चुनौती है। चुनौती मतलब इसको प्रेरणा देगी, कार्य करने के लिए इसको प्रेरणा देगी, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया, संकट शब्द का प्रयोग किया। और अब जब इसके सामने दो अवस्थाएं ऐसी आ जाती है, उस संकट से ये निकल जाता है, तो उसमें उसके अंदर एक मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है। मनोसामाजिक शक्ति का उसके अंदर उदय होता है, मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है। ऐसी स्थिति के अंदर एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत को जीवन की अवस्थाओं पर केंद्रित करने के कारण इस सिद्धांत को जीवन अवधि सिद्धांत भी कहते हैं। जीवन अवधि सिद्धांत भी कहते हैं। कुल कितनी अवस्थाएं बताई इसके अंदर, कुल कितनी अवस्थाएं बताई, 8 अवस्थाएं। ध्यान रखना, कितनी, 8, कुल 8 अवस्थाएं बताई। और इन 8 अवस्थाओं के आधार पर उन्होंने कहा, 8 अवस्थाओं के आधार पर व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए समाज में अंतःक्रिया होती है, चुनौती होती है, संकट से पार चला जाता है, मनोसामाजिक उसके अंदर एक शक्ति उदय होती है। और इस सिद्धांत को जीवन अवधि सिद्धांत भी कहते हैं। और ये 8 अवस्थाओं के आधार पर दिया था। थोड़ा समझ लीजिए इसको, क्या 8 अवस्थाओं पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके, और वो मैं 8 अवस्थाओं की पूरी जानकारी आपको प्रदान कर दूं।
किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं एक एक चीज़ आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ। पहले देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, समझा देता हूँ। एक एक चीज़ को समझा दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा इसको अच्छी तरह से। विश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी अवस्था स्वायत्ता बनाम लज्जा। तीसरी पहल बनाम दोष, पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष, ये एक नंबर है पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था और ये चौथी अवस्था, ये चौथी अवस्था। चौथी अवस्था के अंदर, चौथी अवस्था के अंदर परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, चौथी हो गई। चौथी के बाद में अगली अवस्था है, ये पांचवी अवस्था है, ये पांचवी अवस्था है पहचान, पहचान बनाम भ्रांति, ये अगली अवस्था है, ये अगली अवस्था है पहचान बनाम भ्रांति। घनिष्ठता बनाम अलगाव, अलगाव। जन्नात्मकता, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता, स्थिरता। और ये अंतिम संपूर्णता बनाम निराशा, संपूर्णता बनाम निराशा। एक बार सभी के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद में पूर्ण रूप से डिटेल से बात कर दूंगा, समझा दूं एक बार। अब देखिए, विश्वास बनाम अविश्वास, ये जब अवस्था होती है तब उसकी उम्र क्या होती है? 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 30, 30 से 60, 60 से मृत्यु तक, 60 से मृत्यु तक। यहाँ अवस्थाएं समझ लीजिएगा, यहाँ अवस्थाएं, ये चौथी अवस्था है, ये पांचवी अवस्था, ये छठी अवस्था, ये सातवीं अवस्था और ये आठवीं अवस्था, ये आठवीं अवस्था। यहाँ ध्यान रहे, ये हो गया 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 30, 30 से 60 और 60 से लेकर कब तक? मृत्यु तक। अब इस समय, अब ध्यान से समझना, इस समय एक मनोसामाजिक चुनौती, मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है। मनोसामाजिक शक्ति कौन कौन सी होती है, किस में क्या क्या कौन सी होती है? इसके अंदर जो मनोसामाजिक शक्ति उदय होती है वो आशा। इस समय मनोसामाजिक शक्ति जो होती है वो उसको कहते हैं इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। इस समय उद्देश्य, इस समय सामर्थ्य, सामर्थ्य जिसे कहते हैं सामर्थ्य। इस समय कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता। और इस समय प्यार, और इस समय
देखभाल, देखभाल मनोसामाजिक जिसे कहते हैं मनोशक्ति कहते हैं, देखभाल उत्पन्न होती है, देखभाल। और उसके बाद के अंदर अंतिम जो इनकी उत्पन्न होती है, जैसे जिसे कह सकते हैं हम, ये कैमरामैन को कहूँगा यहाँ तक ये दिख रहा है, यहाँ तक लिख दूँ यहाँ पर, ये लास्ट है परिपक्वता, परिपक्वता, परिपक्वता। देखिए एक बार पूरा डायग्राम आपको समझ में आ जाए, डायग्राम आपको समझ में आ जाए, उसके बाद में इससे संबंधित मैं आपसे डिटेल से बात करता हूँ। यहाँ विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता, लज्जा, पहल, दोष, परिश्रमहीनता, पहचान, भ्रांति, घनिष्ठता, अलगाव, जन्नात्मकता, स्थिरता, संपूर्णता, निराशा। और ये इसमें जो ये होगा, ये मनोशक्ति कैसे होगा, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। इसके आधार पर पूरी बात आपको बता देता हूँ। इससे साथ साथ में और थोड़ी कुछ बातें और बता देता हूँ ताकि समझाने में और आसानी रहे। देखिए ये 0 से 1 वर्ष, 1 या 1.5 वर्ष बताया गया इसको। ये 0 से इन्फेंसी अवस्था, इन्फेंसी, ये 1 से 3 वर्ष बताएगी, 3 वर्ष। ये शैशव अवस्था है, ये 3 से 6 वर्ष बताएगी, 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष कौन सी अवस्था है? पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। ये 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष इसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का मतलब कैसी उम्र है? खेलने की उम्र है, ये खेलने की उम्र है, ये खेलने की उम्र है, उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ ये देखो 12 से लेकर के 18, ध्यान दीजिए 12 से 18, ये 12 से 18 ये कैसी है? ये किशोरावस्था है, ये किशोरावस्था, ये किशोरावस्था है। और यह 18 से 30, 18 से 30 तो ये कैसी है? ये है प्रौढ़ा आ जाएगा, प्रौढ़ावस्था, ये प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ अवस्था का भी विशेष रूप से थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान अवश्य रखें। अब देखिए, अब एक एक चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ, जहाँ जहाँ मैं समझा रहा हूँ कैमरामैन ध्यान दे वहीं। देखिए यहाँ बात आती है विश्वास बनाम अविश्वास। कौन सी? 0 से लेकर के 1 वर्ष। जन्म के बाद में माता पिता द्वारा उसको अगर सबसे ज़्यादा दुल्हार दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, स्नेह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में जब वो आता है वो किसी से भी परिचित नहीं है, सबसे अनभिज्ञ है, सबसे अनभिज्ञ। अब वो उन पर विश्वास कैसे करेगा? दूसरों पर विश्वास कैसे करेगा? दूसरों पर विश्वास वो तब करेगा, दूसरों पर विश्वास करने का गुण कैसे विकसित होगा? दूसरों पर विश्वास करने का गुण तब विकसित होगा जब सामने वाले उसको स्नेह दें, प्यार दें। इसलिए तो सामाजिक अंतःक्रिया होगी इसके अंदर, व्यक्तिगत पहचान बनेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो उसमें कैसा भाव उत्पन्न हो जाएगा? अविश्वास का हो जाएगा। और अगर उसको प्यार स्नेह ज्यादा मिला तो वापस अंतःक्रिया करेगा और हर किसी पर विश्वास करने लग जाएगा। देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ के अलावा किसी के पास नहीं जाते, विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि वो बच्चे, उनको दुलार इतना ज़्यादा नहीं मिला होता है। उनको ज़्यादा प्यार स्नेह दुलार जैसे दिया जाएगा तो धीरे धीरे विश्वास की बातें बढ़ेगी। ये फिर अगर ये इस समय अगर ऐसा हो गया ना तो ये गुण ये जो है ना, ये गुण ये कोई भी ये कंटिन्यू साथ साथ में आगे चलता रहेगा। और कब तक? मृत्यु तक चलता रहेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। एक टीवी का कोई सीरियल चल रहा था, वो मैं देख रहा था। उस समय एक शहर के अंदर आबादी, लाखों में आबादी होगी उस शहर की, इस बड़ा शहर था। और उस समय पुलिस वालों को एक बच्चे की डेथ बॉडी मिली, लावारिस। तो उन्होंने, पुलिस ने ये तय कर दिया कि इसका पता करेंगे किसकी है। उसका कोई मुकदमा नहीं था, कुछ भी नहीं था। पुलिस ने कहा इसका पता करेंगे। जो पुलिस के वो वहाँ जो एसपी थे उन्होंने कहा इसका तो पता किया जाएगा। वो सब जगह जितने हॉस्टल, कोचिंग और अदर जितने भी बच्चे जहाँ उद्योग में काम कर रहे सब जगह चले गए। तो एक जहाँ हॉस्टल में गए ना तो उन्होंने पूछा आपके यहाँ पर कितने बच्चे? तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ पर इतने बच्चे हैं और कुछ बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा जब पूरे बच्चे आ जाए तो मुझे उनसे बात करनी है। तो हॉस्टल के इंचार्ज ने कहा कि देखो ये इस बच्चे को हम नहीं जानते और हमने कभी देखा नहीं है, आप हमारे पे विश्वास करो, हमारे पर विश्वास करो। तब उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करना तो जन्म से ही नहीं सीखा,
विश्वास करना तो मैं जन्म से ही नहीं सीखा, मैं हर व्यक्ति पर अविश्वास ही करता हूं और हर व्यक्ति को मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूं। यहां देखिए, ये बात देखिए, मतलब ये मेरे में गुण शुरू से जन्म से नहीं आया विश्वास का, मेरे में कौन सा है? अविश्वास का है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये विश्वास और अविश्वास का जो ये संकट उत्पन्न हुआ है, इससे बाहर निकल जाता है तो उसमें एक मनो सामाजिक शक्ति उदय होती है जिसका नाम है आशा। अब वो आशा के साथ आगे बढ़ता है, उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है और उसको लगता है कि विश्वास के साथ अब मुझे विश्वास मिलेगा और मुझे लोगों का प्यार और स्नेह मिलेगा। ऐसी उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जगती है और ये संकट से मुक्त नहीं होता है, फिर वो एकांत में चला जाता है और वो अविश्वास में रहता है। इस उम्र से बाहर आने पर स्वायत्ता, थोड़ी सी कार्य करने में स्वतंत्रता, इसमें क्या स्वायत्ता होगी? 1 से लेके कितना है? 1 से 3 वर्ष का है, 1 से 3 में शेषवा अवस्था है, इसमें स्वायत्ता क्या? उसका स्वयं का कोई छोटा मोटा कार्य अगर वो खुद करे और माता पिता उसको हेल्प करें कि हाँ ये कार्य बेटा तुम खुद कर सकते हो, तो उसको ये स्वायत्ता मिलती है, उसको स्वतंत्रता मिलती है और वो कार्य करने के लिए कोशिश करता है, तो उसमें स्वायत्ता का। अब अगर उसके नहीं है तो उसमें ये भाव आ जाता है, उसको स्वयं के ऊपर क्या होने लग जाता है? शक होने लग जाता है, लज्जा का गुण विकसित हो जाता है उसके अंदर। ऐसी स्थिति में वो संकट से बाहर नहीं निकल पाता है। अगर इस संकट से बाहर निकल जाता है तो उसमें इच्छा शक्ति, विल पावर आ जाता है, विल पावर, इच्छा शक्ति, कार्य करने की स्वायत्ता, स्वतंत्रता, कार्य करने की विल पावर उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर। इसके अलावा बात करते हैं, यहां तक हो गया। अब देखिए ये कितने 3 से 5, अब पूर्व बाल्यावस्था में आ चुका है। अब हर अपनी कोई भी कार्य के लिए पहल करेगा और पहल करने पर, इस पहल जब करेगा उसको धीरे धीरे अनुमोदन मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें उद्देश्य, लक्ष्य की तरह बढ़ने की मनो सामाजिक शक्ति उदय होगी। लेकिन नहीं पहल करेगा और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसको हर बार डांटा गया तो उसके अंदर दोष भाव आ जाएगा, उसके अंदर वो अपने आप में कमी महसूस करेगा खुद में। इसलिए इस पहल का समर्थन करना चाहिए, इस पहल का क्या करना चाहिए? समर्थन करना चाहिए। यहां देखिए उत्तर बाल्यावस्था, मतलब बाल्यावस्था में आ चुका है, 6 से लेकर के 12। अब ये देखिए परिश्रम करेगा। अब देखो परिश्रम क्या? सामर्थ्य के लिए। यहां परिश्रम कोई मजदूरी नहीं करेगा, परिश्रम मतलब उसमें सामर्थ्यता की शक्ति उदय हो, ऐसा वो कार्य करेगा। अगर उस परिश्रम किया गया और उस परिश्रम की सराहना की जाए तो ये कार्य और ज्यादा बढ़ता है। नहीं तो उसके अंदर एक और भाव आ जाएगा जिसे कहते हैं हीनता का भाव आ जाएगा, अब कुंठित हो जाएगा। यहां देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट पे अपन बात करने जा रहे थे कि व्यक्तिगत पहचान का किशोरावस्था में सबसे ज्यादा होता है। ये देखिए पहचान, नई भूमिकाएं करना, नए कार्य करना, नए कपड़े पहनना, नई हेयर कटिंग करवाना, अपनी अलग एक पहचान देना। और इस पहचान का अगर अनुमोदन हो गया, पहचान को समर्थन दिया गया तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई संकट नहीं होगा, नहीं तो कंफ्यूजन में चला जाएगा, भ्रांति हो जाएगी उसके अंदर। और ये पहचान को समर्थन मिलने पर उसमें कर्तव्य परायणता का गुण विकसित हो जाता है। इसलिए मैं मनोविज्ञान पढ़ाते समय कई बार कहता हूं किशोरावस्था में इस प्रकार की गतिविधियां होने पर उसको डांटा नहीं जाना चाहिए, उसकी गतिविधियों को धीरे धीरे सुधारा जाना चाहिए। अब देखिए इसके बाद में आ जाते हैं यहां पर घनिष्ठता बनाओ अलगाव। ये समय है प्रौढ़ावस्था का 18 से 30 वर्ष का। सामाजिक संबंध घनिष्ठ चाहता है, सामाजिक संबंध घनिष्ठ चाहता है। वो ये चाहता है कि लोगों के संबंध मेरे साथ अच्छे हो, मेरे लोगों के साथ अच्छे हो। ये सामाजिक संबंध की बात आती है, घनिष्ठता चाहता है। सोसाइटी के अंदर घनिष्ठता चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं हो तो उसके अंदर अलगाव का भाव उत्पन्न हो जाता है और इस संकट से बाहर निकल जाता है। तो उसमें ये देखिए ये प्यार का भाव से लव का भाव कहते हैं, ये उत्पन्न हो जाता है और वो हर किसी से चाहता है।
प्रकृति से भी वो ऐसा चाहता है, वो अपनी हर वस्तु से भी इस तरह से वो चाहता है, इसलिए उसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है। जन्नात्मकता, स्थिरता, जन्नात्मकता 30 से 60 का हो गया। अब देखिए, जन्नात्मकता का मतलब ये होता है भावी पीढ़ी के कल्याण हेतु कार्य करने की सोचना, भावी पीढ़ी के कल्याण हेतु कार्य करने की सोचना जन्नात्मकता है। और अभी भी स्वयं के बारे में सोचना, अभी भी खुद के बारे में सोचना है तो स्थिरता है। और अब अगर भविष्य के बारे में, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचने लग गया है तो जन्नात्मकता, स्थिरता, इस संकट से बाहर निकलेगा, मनुष्य शक्ति उदय होगी। और उसका मतलब देखभाल का मतलब केयर करना, और केयर किसका करेगा? भावी पीढ़ी का केयर करेगा। और उसके बाद में संपूर्णता बनाओ निराशा। ध्यान है, संपूर्णता, जीवन जो बीत चुका है, जो अतीत बन चुका है, उसका सकारात्मक अवलोकन करना। ये सारी जीवन में बातें हो ना, विश्वास, स्वायत्ता का गुण, पहल, ये ज्यादा हो गया, परिश्रम, पहचान, घनिष्ठता, जन्नात्मकता, और तब व्यक्ति के अंदर आता है संपूर्णता। अतीत का अवलोकन सकारात्मक रूप से करना संपूर्णता है, अतीत का अवलोकन नकारात्मक रूप से करना वो निराशा है। वो क्या है? निराशा है। उसके बाद जीवन में हाथ में रहना कुछ नहीं है। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया खेत चुग चुकी, अब कुछ नहीं होना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर निराशा ही हाथ लगेगी और कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ एरिक एरिक्सन द्वारा ये समझाने की कोशिश की गई है कि प्रत्येक अवस्था के अंदर उस व्यक्तिगत पहचान उसकी होती है, और उस व्यक्तिगत पहचान के समय चुनौती होती है, और उस चुनौती को संकट कहते हैं। और उस संकट से जब वो बाहर निकल करके आ जाता है तो एक नई शक्ति का उदय होता है। इसलिए आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्वास बनाओ अविश्वास, इस समय कौन सी मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है। तो इस तरह से आप इसके आधार पर आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इससे संबंधित अवस्थाओं से प्रश्न आया है। अभी तक आयु ज्यादा बार पूछी गई है, और कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि इसकी क्रमबद्धता भी पूछते हैं, आसानी से पूछ देते हैं। तो मेरे को कई बार बच्चे ये जब पढ़ाता हूँ ना, एक बड़ी मैंने समस्या देखी है, जब भी कभी पढ़ाता हूँ तब बस उनकी ही समस्या रहती है कि सर इनकी ट्रिक बताओ। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए हर एक चीज की ट्रिक नहीं होती है। बहुत सारी ट्रिक अगर आप बनाओगे ना तो उस ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत सारी ट्रिक बनाओगे ना तो उस ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक चाहिए। इसलिए बचने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा बार स्वाध्याय करो, रीडिंग स्किल को डेवलप करो, थोड़ी स्पीड रखो, पढ़ने की स्पीड रखो, अच्छे से आप आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसमें मत जाइए, आराम से देखिए। आयु पर याद करो, 0 से 1 है तो विश्वास अविश्वास, 1 से 3 है स्वायत्ता, कार्य करने की स्वायत्ता। ये उम्र पर याद करो, ट्रिक क्या बनाओगे? पहल दोष आसान, 6 से 12 है परिश्रमहीनता, किशोर है तो पहचान और घनिष्ठता और जन्नात्मकता, स्थिरता और संपूर्णता और निराशता। और ऐसी स्थिति के अंदर जीवन में लास्ट में उसमें मनोसामाजिक शक्ति उदय, जैसे कहते हैं परिपक्वता। अब बताओ ये सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया है तो यस लिखो, सभी यस लिखिए। तो मुझे भी लगता है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, लिखिएगा यस। कल कुछ कमेंट करके प्रश्न भी लिखे थे और प्रश्न भी मैं देख रहा होता हूँ, और सामान्य प्रश्न है, और जैसे प्रश्न पूछते हो तो मैं देखूँ उससे पहले तो आप में से कई उत्तर दे देते हैं। अच्छा लगता है कि आप में से कई मनोविज्ञान की अच्छी तैयारी की, उत्तर दे देना चाहिए। और मुझे लगेगा उत्तर नहीं आया तो मैं उसको उत्तर अगले सेशन के अंदर देने की कोशिश करूँगा। अब बात आती है यहाँ सामाजिक सिद्धांत।
मनोशारीरिक सिद्धांत के बाद में बात करते हैं जैव स्थिति परक सिद्धांत। इकोलॉजिकल इसे थ्योरी कहते हैं। यूरी ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर रूस किसके आधार पर दिया था? पर्यावरणीय घटक जिससे बालक अंतःक्रिया करता है या जिससे वो प्रभावित होता है, पर्यावरणीय घटकों पर आधारित बताया था या पर्यावरणीय कारकों पर आधारित बताया था। इसलिए इन्होंने पर्यावरणीय कितने घटक बताए? पर्यावरण से संबंधित इन्होंने 5 घटक बताए। पर्यावरण संबंधित 5 घटक बताए। कौन कौन से बताए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले लघु मंडल, लघु मंडल के बाद में मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद में बाह्य मंडल, उसके बाद में वृहत मंडल और फिर लास्ट में होता है घटक मंडल। घटक मंडल ये इस तरह से ये बालक के चारों तरफ ये जो मंडल है, इससे बालक की सामाजिकता, जिसे सामाजिक विकास कहते हैं, बालक का सामाजिक विकास इससे प्रभावित होगा, इससे प्रभावित होगा, इससे बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होगा। ये लघु मंडल है, ये लघु मंडल है और लघु मंडल के अंदर ये बालक हैं, ये बालक हैं लघु मंडल के अंदर, ये बालक हैं। अब इस बालक पर बाहरी जितने भी मंडल है, घटक है, उन सब का प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा तो वो आपको मैं समझा देता हूँ। उसका प्रभाव इस तरह से पड़ेगा, जैसे ये प्रथम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5। ये 5 हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके अंदर पहला घटक कौन सा है? लघु मंडल। लघु मंडल, लघु मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? देखो, लघु मंडल के अंदर माता पिता, विद्यालय, मित्र मंडली, पास पड़ोस, जिससे उसका प्रत्यक्ष संपर्क हो उसके अंदर शामिल होंगे। और दूसरा जो इसमें होगा, इसी के अंदर इसमें कौन शामिल होंगे? इसमें माता पिता, फिर विद्यालय, पड़ोस, मित्र मंडली, ये इसमें शामिल होंगे, इसके अंदर शामिल होंगे, इसमें शामिल ही होंगे। इसके अंदर औपचारिक संगठन किसके? जो अभिभावक हैं वो कहाँ पर? उनके कार्यस्थल, अभिभावक के हम कह सकते हैं कार्यस्थल, अभिभावक के कार्यस्थल। इसमें जो है ये नियम है, मूल्य है और ये आदर्श, नियम, मूल्य, आदर्श। और इसमें आ जाएगा तकनीक इसके अंदर शामिल होगा। अब देखिए, ये जो पहला घटक है, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर इनके आपस में संबंध, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इसमें आपस में मित्र मंडली के साथ में, माता पिता के साथ में, विद्यालय के साथ में, ये इनके प्रत्यक्ष यहाँ जो होते हैं, इसमें इसके प्रत्येक संबंध होते हैं। यहाँ इस बालक की जो वास्तविक अंतःक्रिया होती है, ध्यान समझना, बालक की जो वास्तविक अंतःक्रिया होती है वो लघु मंडल में होती है। इसलिए लघु मंडल को निम्न मंडल कहा गया, लघु मंडल को भीतरी मंडल कहा गया, जिसमें बालक की वास्तविक अनुक्रियाएं होती है, क्रिया प्रतिक्रिया जिसे कह सकते हैं। माता पिता के साथ, मित्र मंडली के साथ, पास पड़ोस के साथ, विद्यालय के साथ, उनके साथ आपसी जो सीधे प्रत्येक संबंध होते हैं, वहां उसके सामाजिकता का गुणों का विकास होता है। अब यह तय करता है कि इनके साथ में इसके संबंध कैसे हैं, यहाँ सामाजिकता का ये तय होगा। दूसरे नंबर में जो आ जाएगा ये दूसरा, जिसे मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में इनके, ध्यान समझना, इनके और इनके आपसी संबंध तय करते हैं।
इनके आपसी संबंध, इनकी अनुभूतियां और इनकी अनुभूतियां, माता पिता और पास पड़ोस की अनुभूतियां, माता पिता और मित्र मंडली की अनुभूतियां, इनकी अनुभूतियां बाल इसके सामाजिक विकास को तय करेगी। इनकी अनुभूतियां कैसे, मैं उदाहरण से बताऊं। कई बार क्या होता है, माता पिता और विद्यालय के विचार आपस में मिलते ही नहीं है, माता पिता और पड़ोस के विचार आपस में मिलते ही नहीं है, माता पिता और मित्र मंडली उसके विचार आपस में मिलते ही नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया कि माता पिता विद्यालय के शिक्षक है उनकी आलोचना करते रहते। अब बताओ बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर पड़ोसियों की आलोचना करते रहते हैं, इसलिए इस पे उसके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव पड़ेगा। अब इनके आपसी संबंध, इनकी अनुभूतियां, इन दोनों की अनुभूतियां अगर आपस में मिलती हो तो यहां सकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है और सामाजिकता का गुण विकसित होता है और सामाजिकता बढ़ती है। ध्यान से समझ लेना, समझ में आ रही है ना आपको बात। इनकी अनुभूतियां और इनकी अनुभूतियां आपस में विरोधी ना हो, और ये जब आपस में विरोधी नहीं होती तो तालमेल इनके बीच में आपस में अच्छा हो तो सामाजिकता का गुण अधिक विकसित होता है, सामाजिकता का गुण अधिक विकसित होता है। उसके बाद में आ जाता है कौन सा, तीसरा ये है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। 3 नंबर के अंदर आता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल के अंदर औपचारिक संगठन आ जाते हैं, औपचारिक संगठन बाह्य मंडल में आते हैं, जहां अभिभावक कार्य करते हैं। इससे इसका सीधा प्रत्यक्ष संबंध होता है, इससे सीधा प्रत्यक्ष संबंध होता है, इससे प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अब देखिए इसका प्रभाव इस पर कैसे पड़ेगा। इनका प्रभाव जहां पर उसके माता पिता कार्य करते हैं, वो औपचारिक संगठन जो बने हुए हैं, उन संगठन का प्रभाव इस पर कैसे पड़ेगा तो मैं बताता हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। इसके पिताजी हैं, इसके पिताजी ऑफिस में काम करते हैं, और पता चला कि इसके पिताजी का प्रमोशन हो गया है, घर के अंदर खुशी की लहर है, और इस खुशी की लहर में ये भी लहर में शामिल है। सकारात्मक है या नकारात्मक है? सकारात्मक है। लेकिन इसके पिताजी यहाँ ऑफिस के अंदर कार्य करते हैं और पता चला कि इसके पिताजी को ऑफिस से निकाल दिया गया। अब बताओ प्रभाव कैसा पड़ेगा। अब वहां जो यहाँ ऑफिस का जो व्यवहार है, ऑफिस की जो कार्यशैली, ऑफिस का जो तरीका है, उस ऑफिस का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, इसके ऊपर पड़ रहा है। ये इसलिए औपचारिक संगठन आ जाएंगे। अब नियम, मूल्य, आदर्श, ये तो बिग कॉन्सेप्ट है। समाज के नियम, मूल्य, नियम केवल समाज के नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितने भी मूल्य होते हैं, जितने भी आदर्श होते हैं, उन सब नियम, मूल्य, आदर्शों का इस पर प्रभाव पड़ना सामाजिकता के लिए। और लास्ट में अंत में आता है वर्तमान की टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी से जो सामाजिक संबंध बनते हैं, आजकल देख लो मित्रता के समूह बने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से। लेकिन ये अस्थायी है। ऐसी स्थिति में इसमें भी मनोवैज्ञानिक ने कहा है, इन्होंने बताया है कि जैसे अमेरिका में मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा अलग अलग तरह के वहाँ के सामाजिकता के रूप रंग है, सामाजिकता के रूप रंग अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पारंपरिक जो होते हैं कि पारंपरिक जो मूल्य आदर्श होते हैं, उसके मुकाबले में तकनीकी जो तरीके हैं वो कमजोर बताए गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक बालक के सामाजिक विकास में एक घटक होते हैं, इस घटक की भूमिका रहती है। अब आपसे कैसे प्रश्न पूछेंगे मैं बता देता हूं। एक तो इसकी क्रमबद्धता पूछते हैं, लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृत्त मंडल, घटक मंडल, इसकी एक। और दूसरा अब आपसे ये ऐसे पूछेंगे, औपचारिक संगठन कौन से में आते हैं, माता पिता और विद्यालय की अनुभूतियां किस में आते हैं, माता पिता और बच्चे के जो सीधी प्रतिक्रिया अंतक्रिया किस में आते हैं, नियम, मूल्य, आदर्श किसके अंदर आएंगे, टेक्नोलॉजी किसके अंदर आएंगे। इस तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपके सामने चित्र हैं और इसका चित्र का पूर्ण रूप से मैंने व्याख्या कर दी है, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज सामाजिक विकास के सिद्धांतों पर बात की, और मनोसामाजिक सिद्धांत और दूसरा जैव पारिस्थितिक सिद्धांत। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ जाता है तो आप भी थोड़ा थोड़ा हमारे को प्यार स्नेह दिया करो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। लोगों तक ये बातें पहुंचाई करो और वीडियो, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा अधिक सब मिले। आप मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।